आज हम लोग शुरू करते हैं अपवाह तंत्र के बारे में जानते हैं। ड्रेनेज सिस्टम यानी भारत की जो नदियां हैं, तो भारत की नदियां मुख्यतः दो प्रकार की है। एक नदियां जो है वो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जिसमें आप सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र देखते हैं। जिन नदियों को कभी भी जीवन में पानी की कमी नहीं होती, इनको सदाबहार नदी कहा जाता है। सदा नीरा, पानी की कभी कमी नहीं रहती है, तो ये सदाबहार नदियाँ हैं। वही हम बात करते हैं दूसरी तरफ भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। प्रायद्वीपीय भारत, तो उधर की नदियों की दो कहानी है। एक तो है कि अरब सागर में अपने जल का त्याग कर देती है, और दूसरा जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करने का काम करता है। अरब सागर वाला का पट्रिक में बताया था समानता। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चार नदियाँ अरब सागर में जल त्यागती है, और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में जल त्यागती है। इस चीज़ को आइए हम आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। हम सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे तो आप जानते हैं कि सिंधु का नाम आते हैं इसकी 5 सहायक नदियों का चर्चा भी करना अनिवार्य ही हो जाता है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 सहायक नदियाँ हैं। अब सिंधु नदी की कहानी क्या है? इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, कुल लंबाई जहाँ से निकलती है। लेकिन भारत में 1114 किलोमीटर ही इसकी कहानी होती है, 1114 किलोमीटर। तो आइए जानते हैं सिंधु के बारे में डिटेल से। तो सिंधु नदी जो है वो देखिए तिब्बत है, और तिब्बत में जो है, तिब्बत में बात करें तो एक हिमनद है जिसको बोखड़चू हिमनद बोलते हैं। तिब्बत में बोखड़चू हिमनद, ठीक है। और यहाँ पर 2 झील है, मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील। मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील, यहीं से सिंधु नदी निकलती है, यहीं से सिंधु नदी निकलती है। और ये सिंधु नदी पे मैं कर रहा हूँ येलो कलर का कलर, ये सिंधु नदी है। और ये जगह है दमचौक, दमचौक के निकट ये भारत में, यानी लद्दाख में एक जगह है दमचौक, वहाँ पे ये भारत में प्रवेश करती है। और ऐसे 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 बहती हुई ये मिठानकोट पाकिस्तान में प्रवेश कहाँ करता है? मिठानकोट के पास पाकिस्तान में प्रवेश करता है, और यहाँ पर आकर ये अरब सागर में अपने जल का त्याग कर देती है सिंधु नदी। और यहीं पर जो है, यहीं पे कराची शहर, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट कराची शहर बसा हुआ है। ये पूरा बात मैंने आपको बताया। मैंने बताया आपको कि जो सिंधु नदी है वो तिब्बत के बोखड़चू हिमनद, मानसरोवर झील, राक्षस ताल झील से निकलती है। निकलने के बाद ये जो सिंधु नदी है ये ऐसे ऐसे होते हुए भारत में जो है दमचौक के निकट, लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है जमचौक के निकट, और ऐसे ऐसे होते 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 मिठानकोट के नज़दीक पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और अरब सागर में जल को त्यागती है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण शहर कराची शहर बसा हुआ है। आइए, हो गया सिंधु के बारे में जान लिए। अब हम इसकी 5 सहायक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिंधु की सहायक नदियों का चर्चा करें तो उसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए यही नज़दीक से राक्षस ताल के निकट से ही, ठीक है, राक्षस ताल झील के निकट से ही एक और नदी निकलती है इंपॉर्टेंट, जिस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी, जो सतलज नदी जो है सिपकिल्ला दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। यानी राक्षस ताल तिब्बत के ही राक्षस ताल से एक सतलज नदी भी आती है, जो भारत में सिपकिल्ला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और इस सतलज नदी पे जानते हैं आप भाखड़ा नांगल परियोजना पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम सिंधु की और सहायक नदियों की ओर चलते हैं। तो और सहायक नदियों में हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे है झेलम नदी, ये झेलम नदी सहायक नदी है। उसके बाद है ये चेनाब नदी, उसके बाद है ये रावी नदी, और ये है ये ब्यास नदी, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपने देखा, ये देखें। अब ब्यास नदी पे देखिए, यहाँ पे ब्यास नदी के पास में देख रहे हैं कि हड़के बैराज है, हड़के बैराज बनाया गया है। हड़के बैराज जो है ब्यास नदी के पास बनाया गया है। फिर ब्यास नदी को इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी नहर के बारे में बताया गया है। तो अब इसको हम डिटेल से जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम जानते हैं ये नदियाँ, जैसे सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी को प्राचीन काल में सिंधु या इंडस कहते थे। और ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलता है, पढ़ाए ही कि राक्षस ताल या बोखड़चू हिमनद से निकलता है, ठीक है। तो मानसरोवर झील के पास से तिब्बत से निकलता है, ये भारत में आता है। फिर है झेलम नदी, तो झेलम नदी को प्राचीन काल में बितस्ता कहते थे, बितस्ता। और बेरीनाग के समीप शिशुनाग झील से ये निकलता है जम्मू कश्मीर से, ठीक है। चेनाब नदी, तो ये अस्कनी बोलते थे प्राचीन काल में। बाड़ा लाचा दर्रा चंद्रभागा के पास हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है।
रावी नदी, तो ये पड़ुसनी बोलते थे पहले। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, भारत में, तो वहीं से इसका उद्गम है। फिर है ब्यास नदी, ये बितासा, ब्यास को पहले बोलते थे, ब्यास को पहले बिपाशा बोलते थे, बिपाशा, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और सतलुज जो है इसको सतुदरी कहते थे, राक्षस ताल से तिब्बत के निकट से ये निकलता है। तो फिर से बताता हूँ आपको, सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ये सिंधु या इंडस बोलते थे, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलता है ये। झेलम नदी है, इसको बितस्ता कहते हैं, ये बेरी नाग के समीप सुनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलता है। चेनाब नदी अस्कनी बोलते थे, बाड़ालाचा दर्रा चंद्रभागा के पास हिमाचल प्रदेश से निकलता है। रावी नदी, इसको परुसनी कहते हैं, प्राचीन काल में परुसनी कहते थे। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलता है। ब्यास नदी, ब्यास को कहते थे ब्यास को पहले क्या कहते थे, बितासा कहते थे, ब्यास कुंड के नज़दीक हिमाचल प्रदेश से निकलता है। और सतलुज को कहते थे सतुद्री या राक्षस ताल के नज़दीक तिब्बत से निकलता है। अब हम जानते हैं कि प्रमुख परियोजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, तो एक कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना है जम्मू कश्मीर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना है जम्मू कश्मीर में। इसकी सहायक नदी है भारत में किशन गंगा, उसी किशन गंगा जो सहायक नदी उसको पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। इस पर किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। तो देख लीजिए, झेलम का सहायक नदी है किशन गंगा, इसको पाकिस्तान में नीलम कहते हैं, इसी पे किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में बना है। फिर उड़ी परियोजना जो है झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर में है, उड़ी परियोजना। फिर इसी झेलम नदी के समीप जो है बुलर झील है, बुलर झील जो है झेलम नदी के बुलर झील है इसके किनारे। और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में बुलर झील है। और श्रीनगर शहर जो है इसी झेलम नदी पे बसा हुआ है। अब हम बात करते हैं चेनाब नदी का। तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सिंधु में मिथानकोट के स्थान पर मिलता है। इसके परियोजना देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है। चेनाब नदी पे कौन कौन परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, पक्कलदुम परियोजना, रेटल परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, पक्कलदुम परियोजना, रेटल परियोजना, ये सारा परियोजना है किस नदी पे, तो चेनाब नदी पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने का काम करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अब रावी नदी, जम्मू शहर और लाहौर शहर रावी नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। और लेह जो है लेह जो है बसा हुआ है सिंधु नदी पे, सिंधु नदी किनारे। फिर चमेरा परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में, चमेरा परियोजना रावी नदी पे है, रावी नदी पे हिमाचल प्रदेश में चमेरा परियोजना है। फिर थीन बांध है, जम्मू कश्मीर पंजाब की सीमा पे थीन बांध है रावी नदी पे, जिसको महाराजा रंजीत सिंह बांध भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्यास का, ब्यास के बारे में बात करते हैं। तो ब्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है, इस पर भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। भाखड़ा बांध, ब्यास नदी सतलुज की सहायक नदी है, भाखड़ा बांध सतलुज नदी पे है हिमाचल प्रदेश में। नांगल बांध है। और गोविंद सागर झील जो है ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद हरिके बैराज, इंदिरा गांधी नहर जो है निकलता है हरिके बैराज से, ये आपने देख लिया। तो ब्यास नदी जो है सतलज की सहायक नदी है और इस पर जो है भाखड़ा बांध सतलज नदी पे बना हुआ है और नांगल परियोजना भी बंधा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अन्य की बात करते हैं, जैसे देखते हैं कि बुंजी, तो ये सिंधु नदी में एक गड्ढा बनाने का काम करता है। बुंजी जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी में गड्ढा बनाने का काम करता है। फिर सिंधु जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था, मध्यस्थता विश्व बैंक किया था। और इसमें कहा गया कि 3 नदी जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% इंडिया यूज करेगा। वहीं रावी, ब्यास और सतलज जो है इस नदी का, रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी इंडिया यूज करेगा, 20% पाकिस्तान करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम गंगा का बात अंत पढ़े। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत के अंदर सर्वाधिक लंबी नदी और बड़ी नदी गंगा है। अब गंगा पे हम कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रयाग पढ़ने का काम करते हैं, जैसे विष्णु प्रयाग है तो अलकनंदा धौली गंगा, फिर नंद प्रयाग है अलकनंदा नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग है अलकनंदा पिंडार, रुद्र प्रयाग है अलकनंदा मंदाकिनी और देव प्रयाग है अलकनंदा भागीरथी। तो इस प्रयाग को हम एक मैप के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं आसान तरीके। देखिए यहाँ पर सतोपथ ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती, इसका नाम है बद्रीनाथ शहर, यहाँ पे बसा हुआ है। तो सतोपथ ग्लेशियर है, इसके पास बद्रीनाथ शहर बसा हुआ है, ध्यान दीजिए। सतोपथ ग्लेशियर है, यहाँ पे बद्रीनाथ शहर है और यही जो है
सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है अलकनंदा। कौन नदी निकलती है? अलकनंदा। देखिए ये अलकनंदा नदी को मैं निकाल रहा हूँ, ये अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा नदी है, ठीक है। अब इसी अलकनंदा नदी में, ठीक है, एक नदी मिलती है धौली गंगा। कौन मिलती है? धौली गंगा मिल गई। इसी में एक नदी मिलती है, इसी अलकनंदा में एक नदी मिलती है, इसका नाम है नंदाकिनी नदी मिलती है। देखिए नंदाकिनी मिल गया अलकनंदा। ये अलकनंदा जा रहा है, फिर से इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ, ये जा रहा है अलकनंदा। अलकनंदा में एक नदी मिला धौली गंगा, अलकनंदा में ही एक नदी मिला नंदाकिनी, अलकनंदा में ही इधर से एक नदी मिला पिंडार। 3 नदी मिला। अब अलकनंदा में ही इधर से एक नदी मिला जिसका नाम है मंदाकिनी, ये मंदाकिनी। अलकनंदा में ही एक नदी इधर से मिली, इसका नाम है भागीरथी। कौन नदी है? भागीरथी। तो देख लीजिए ये 5 नदी मिलने का काम हुआ। अब आप देखिए जैसे अलकनंदा और धौली गंगा, तो ये दोनों क्या प्रयाग बना दिया? विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी कौन प्रयाग बना दिया? नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार बना दिया कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी बना दिया रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी बना दिया देव प्रयाग। तो यही 5 प्रयाग का कहानी है, आज आपके समझ में आया होगा। यही भागीरथी जो है, यहीं पे एक और भी नदी है भिलंगना, और भागीरथी मिलंगना पर टिहरी बांध है उत्तराखंड में, जो आपको पता है। तो ये पूरा आपने समझा, पूरा का पूरा मैप के माध्यम से। अब हम बात करते हैं गंगा का कहानी समझते हैं। तो गंगा जो है, गंगा नदी निकलता है हरिद्वार उत्तराखंड से, और उसके बाद ये उत्तराखंड से होते हुए यूपी में आता है, यूपी से होते हुए बिहार में एंट्री करता है, बिहार से झारखंड में, झारखंड से पश्चिम बंगाल में एंट्री करता है। तो यहाँ पर कौन कौन शहर है? हरिद्वार शहर है, कन्नौज शहर है, कानपुर है, प्रयागराज है, बनारस है, बक्सर है, पटना है, भागलपुर है, ये सब है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध बनाया गया है हुगली नदी पे। तो ये जब गंगा नदी आ रहा है, तो इसी गंगा नदी की एक शाखा जो है वो हुगली नदी के नाम से कलकत्ता में प्रवेश करती है, हुगली नाम से कलकत्ता में। और यही जो गंगा नदी है ये आगे बढ़ जाती है भागीरथी नाम से। लेकिन भागीरथी नाम से आगे जब बढ़ती है, तो यही गंगा नदी भागीरथी नाम से जब आगे बढ़ती है, तो जब ये प्रवेश करता है बांग्लादेश में, तो इसका नाम मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना। और वहीं अब ब्रह्मपुत्रा की बात करते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा जो है, ठीक है, वो प्रवेश करता है जमुना के नाम से बांग्लादेश में, ठीक है। सॉरी देखिए, ये जो मैं थोड़ा बैक आता हूँ, देख लीजिए, ये जो गंगा नदी है, आपने यहाँ देखा गंगा नदी की एक शाखा हुगली नदी, कलकत्ता शहर इस पे बसा हुआ है, और गंगा नदी आगे भागीरथी नाम से बढ़ा, भागीरथी नाम से। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश किया तो इसका नाम पद्मा हो गया। क्या हो गया? पद्मा। और वहीं से ब्रह्मपुत्रा नदी इधर से आ रही है असम से, और ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश किया उसका नाम जमुना हो गया। और जब पद्मा जमुना दोनों मिला तो इसका नाम मेघना हो गया, मेघना। तब फिर से बताता हूँ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ जब गंगा नदी आया तो गंगा नदी की एक शाखा हुगली नदी में बट गई जो कलकत्ता शहर बसा हुआ है, और उसकी दूसरी शाखा भागीरथी नदी के नाम से आगे निकला, जो कि बांग्लादेश में जाकर के पद्मा बन गया। यहीं ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये जब बांग्लादेश में आया तो जमुना कहलाया, और दोनों मिलकर मेघना कहलाया। ये बंगाल के खाड़ी में अपने जल त्यागता है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं गंगा की जो सहायक नदियां हैं। जैसे गंगा का देखिए, गंगा की सहायक नदियों का हम बात करेंगे, तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, किस दिशा से कौन सी नदी मिलती है, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो गंगा नदी में, या देखिए आप जिस सर आपका जौन सा हाथ है उधर से देखिए, आपका दायां हाथ इधर पड़ता है इस मैप के नीचे में, तो दायां, ऊपर बायां हाथ। तो बायां साइड में देखिए राम गंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी, महानंदा नदी, ये हो गया। और वहीं बात करें इधर हम बात करें, ठीक है, दक्षिण, यानी हम इधर दाहिनी ओर की बात करें तो दाहिना में यमुना नदी, प्रयाग यमुना नदी हो गया, फिर उसके बाद सोन नदी हो गया, फिर हुगली नदी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा और बारीक से समझते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब देखिए ये रामगंगा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में इसी रामगंगा नदी से है। फिर ये गोमती है, तो गोमती पे 2 शहर बसा हुआ है, लखनऊ और जौनपुर शहर बसा हुआ है। फिर घाघरा है, तो घाघरा का जो है 3 सहायक नदी है, सरयू जिस पे अयोध्या बसा हुआ है, फिर घाघरा का सहायक नदी है काली, और फिर घाघरा का सहायक नदी है राप्ती जिस पे गोरखपुर बसा हुआ है। फिर है बूढ़ी गंडक, फिर कोसी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक है मार्ग परिवर्तन के कारण, लास्ट नदी महानंदा हो गया।
फिर हम बात करें, आप यमुना नदी की बात करते तो यमुना नदी देखिए, ये यमुनोत्री जो है बंदरपूछ उत्तराखंड से निकलता है, हिमाचल प्रदेश में आता है, हरियाणा में आता है, दिल्ली में आता है और यूपी में आता है। तो इसकी जो सहायक नदी है यमुना की, वो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, ठीक है। और यमुना प्रयागराज में आकर के गंगा मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और सहायक नदी केन है और टोंस है, केन और टोंस सहायक नदी है। फिर हम बात करें यहाँ पर छपरा शहर हो गया, ये सोन नदी है, सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलता है। और यहाँ पे करमनसा नदी है, करमनसा नदी पे अब चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 में। तो ये पूरा का पूरा आपके समझ में उम्मीद है कि अच्छा से आया होगा। यमुना नदी जो है दिल्ली, आगरा और मथुरा यमुना नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। फिर हम चंबल नदी की कहानी जानते हैं। तो चंबल नदी जो देखिए, चंबल नदी जो है जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है और इटावा यूपी तक इसका चंबल नदी का कहानी है। तो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी है और इसकी चंबल की सहायक नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना है। छिपड़ा नदी है चंबल की सहायक नदी, जिसपे उज्जैन बसा हुआ है। अब बेतवा केन नदी जोड़ो परियोजना जो है अभी हाल ही में समझौता हुआ है मध्य प्रदेश और बेतवा केन नदी परियोजना जो है पन्ना जो है और मध्य प्रदेश में ये बेतवा केन नदी जोड़ने की परियोजना पर बात हो रही है। फिर हम बात करें चंबल नदी पे 3 डैम है। जो गांधी सागर डैम है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर डैम है राजस्थान में। ठीक, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सोन नदी। सोन नदी पे बाण सागर परियोजना है। रिहंद नदी उत्तर यूपी में, रिहंद बांध इस पे बनाया गया। इसका जलाशय में गोविंद बल्लभ पंत सागर बनाया गया है। रिहंद नदी पे जो मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी ये परियोजना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब इसके पार्ट 2 की बात करते हैं हम। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी देख लीजिए, 2900 किलोमीटर कुल लंबाई है ब्रह्मपुत्रा नदी का। और ये भी जो है, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये भी तिब्बत से, यानी तिब्बत तो चीन के कब्जा में है, तिब्बत के निकलता है। चेमायूंग ग्लेशियर से निकलता है, चेमायूंग ग्लेशियर से निकलता है तिब्बत से, ठीक है। और वही मानसरोवर झील से निकलने का काम करता है। और ब्रह्मपुत्रा का अधिकतर मार्ग तिब्बत में है, जहाँ इसके तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। फिर यहाँ पर जानते हैं नामचा बर्मा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रे के नज़दीक जो है ये भारत में प्रवेश करने का काम करता है, ठीक है। यांगयाप दर्रे के नज़दीक ये भारत में प्रवेश करने का काम करता है। और यहाँ पे दिहांग नदी है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये आता है, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा का अधिकतर मार्ग तिब्बत में बताए थे, जहाँ सांगपो बोलते हैं। सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाला, ठीक है। लेकिन जब ये भारत में आता है, नामचा बर्मा के पूर्वी किनारे के सहारे एक तीखा मोड़ लेते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में इसको? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, दिहांग, दिहांग। फिर यहाँ पर क्या होता है, एक जगह है सादिया, इसके निकट ये प्रवेश करता है असम में, और असम में इसको आकर ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं। तो आप समझिए फिर से, चेमायूंग ग्लेशियर है, ठीक है, तिब्बत में, जहाँ इसको सांगपो कहते हैं। सांगपो, सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाला। वहाँ से ये नामचा बर्मा तिब्बत अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे आया। और यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक के अरुणाचल प्रदेश में आता है। अरुणाचल प्रदेश में आते ही इसका नाम सांगपो से बदल के हो जाता है दिहांग। फिर ये एक जगह है सादिया, उसके निकट ये असम में प्रवेश करता है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। और फिर आपको पता है असम में नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। और फिर ये मेघना के नाम से, ठीक है। फिर आपको पता है कि इस नदी का आगे क्या कहानी है। फिर ये मेघना के नाम से प्रवेश करता है कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। जहाँ पे ये पश्चिम बंगाल में किससे मिलता है? गंगा नदी से मिलने के बाद ये जमुना बन जाता है। क्या बन जाता है? जमुना बन जाता है। ये तो पूरा का पूरा कहानी आपने समझा इसका। इसको और हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ये जो है इसका जो है, देखिए ये है, यही है ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो यहाँ पर देखिए लोहित नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है लोहित नदी, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बोगी बिल जो पुल है, असम में रेल और सड़क दोनों पुल है। फिर ढोला सदिया पुल है, सबसे लंबा नदी सड़क पुल है।
ये लोहित नदी पे बनाया गया 9.15 किलोमीटर से भूपेन हजारिका भी कहते हैं, ठीक है। और ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। फिर इसकी सहायक नदी बात करें तो पद्मा है, जमुना है, मेघना है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि पद्मा जो है, पद्मा गंगा को बोलते हैं आने के बाद, मतलब बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में आने के बाद इसको जमुना बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा को, और दोनों मिल करके बांग्लादेश में क्या बन जाता है, मेघना बन जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए गंगा नदी जो है वो पद्मा कहलाता है बांग्लादेश में आने के बाद, और ब्रह्मपुत्रा नदी जमुना कहलाता है, दोनों मिल करके मेघना बन जाता है। और ये गंगा नदी पे देखिए, इसी ब्रह्मपुत्रा नदी पे जो है माजली द्वीप है असम में, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ पर सोनेवाल जनजाति रहता है, जो पहला नदीय द्वीप इसको घोषित करवाने का काम किया। अब हम बात करते हैं इसका कहानी। देखिए ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसकी सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। तो देखिए तिस्ता, मानस, कामेंग, सुबनसिरी इसका सहायक नदी है। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, ठीक है। इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लीजिए। तो इसमें जो है ब्रह्मपुत्रा में जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसमें सुबनसिरी आपने देखा, कामेंग देखा, मानस देखा, तिस्ता देखा। फिर इधर से धनसिरी, फिर देखे कोपिली देखे सहायक नदी, ठीक है। फिर लोहित नदी है, ये सारा इसका सहायक नदी है। फिर यहाँ पर एक सहायक नदी बड़ाक नदी है जो मणिपुर से निकलता है, और असम में सुरमा घाटी पड़ता है जो पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। तो ये सारा का सारा इसके सहायक नदियों के बारे में आपने देखा। सुमनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, धनसिरी, कोपिली, इसकी सारी की सारी सहायक नदियाँ हैं। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की ओर चलते हैं। तो देखिए ये दंडकारण्य का क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार है, और छोटा नागपुर के पठार के पास सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, इस पर हुंड्रू जलप्रपात है, ठीक है। और वहीं पर जमशेदपुर बसा हुआ है, छोटा नागपुर, स्वर्ण रेखा नदी, यहीं पर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। फिर दंडकारण्य के पास करें तो यहाँ पर महानदी है जो कटक उड़ीसा, ठीक है, और चावल अनुसंधान केंद्र है कटक उड़ीसा में, तो उड़ीसा में महानदी हो गया। फिर हम यहाँ पे बात करें नासिक है, तो नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से, ठीक है, गोदावरी नदी निकलती है। फिर महाबलेश्वर, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है। और फिर यहाँ पे बेंगई नदी है जो मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर यहीं पे है, बेंगई नदी के पास में। अब हम बात करते हैं महानदी। तो ये दंडकारण्य का पठार से उद्गम होता है, हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा में है, संबलपुर जिले में चावल की खेती होती है। छत्तीसगढ़ का बेसिन यहाँ पे धान का कटोरा कहलाता है। कटक शहर जो है वहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र भी कटक शहर पे है, चावल अनुसंधान केंद्र। हम बात करते हैं गोदावरी नदी का 1465 किलोमीटर लंबाई है, कुल प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। इसको बूढ़ी गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा। अब ये त्र्यंबक नासिक से निकलता है, महाराष्ट्र से। इसकी सहायक है प्रवरा नदी, बेनगंगा, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, पेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं। फिर हम बात करें तो मंजरा नदी यहाँ पर है, इसकी सहायक नदी। निजाम सागर बांध है तेलंगाना में, निजाम सागर बांध है तेलंगाना में गोदावरी नदी पे। फिर जायकवाड़ी परियोजना है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पे। पोचमपाद परियोजना है तेलंगाना में गोदावरी नदी पे। तो ये सारा का सारा परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में राजमुंदरी है, जहाँ पर तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। फिर थबलेश्वर परियोजना है, थबलेश्वर परियोजना है आंध्र प्रदेश में, थबलेश्वर परियोजना भी गोदावरी नदी पे है आंध्र प्रदेश में। सारा का सारा परियोजना, निजाम सागर बांध, जायकवाड़ी परियोजना, पोचमपाद परियोजना, राजमुंदरी, तंबाकू अरुणाचल प्रदेश, थबलेश्वर परियोजना अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। राजमुंदरी जो है ये है तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश में। फिर थबलेश्वर परियोजना भी है आंध्र प्रदेश में। यहाँ अरुणाचल प्रदेश कहाँ से आएगा, बोलने में मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, इसका बुरा नहीं मानिएगा। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलता है, भीमा सहायक नदी है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक में इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोलते हैं। फिर मूसी जो है, मूसी है सहायक नदी कृष्णा की, जिस पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है। फिर यहाँ पर कोयना सहायक नदी है कृष्णा का। घाट प्रभा सहायक नदी कृष्णा का, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना है कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर डैम है कृष्णा नदी पे। श्रीशैलम परियोजना है कृष्णा नदी पे। कोयना बांध है कृष्णा नदी पे। ये सारा का सारा बांध जो है कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे, सबकी कहानी है।
फिर हम बात करते हैं कावेरी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सदाबहार एकमात्र नदी, होली रिवर, पवित्र नदी कहते हैं। दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है जिससे सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होता है, उत्तर पूर्वी मानसून जिसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, इस दोनों का पानी इसको मिलता है, किसको, कावेरी नदी को, ठीक है। इस कारण ये सदाबहार नदी है। उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। पानी का बंटवारा का विवाद होता है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी पानी के नदी विवाद के लिए से लड़ते रहते हैं। और हम बात करें शिव समुद्रम जो है जलप्रपात कर्नाटक में है कावेरी नदी पे। कृष्ण सागर डैम जो है जिसको एम विश्वेश्वरैया डैम भी बोलते हैं कावेरी नदी पे। मेटूर बांध है कावेरी नदी पे। तंजावुर तमिलनाडु जो है यहीं पे है, ठीक है। सहायक नदी है हेमवती, काबिनी, अर्कावती, स्वर्णवती। हेमवती, काबिनी, अर्कावती, स्वर्णवती सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं अरब सागर की नदियाँ। तो अरब सागर में की नदियों में जो अरब सागर में नदी अपना जल त्यागती है उसमें हम बात करते हैं नर्मदा नदी। इसका ट्रिक है मामाजी, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में 3 राज्यों में नर्मदा नदी अपना जल का बहाव करती है। नर्मदा नदी पे गुजरात में सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पे जबलपुर में, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो नर्मदा नदी है। और ये निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाले श्रेणी से, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। वही बात करें ताप्ती नदी, तो ये है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जल त्यागती है ताप्ती नदी। और ये बैतूल पठार मध्य प्रदेश से निकलता है। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पे। काकड़ाबार परियोजना है गुजरात में ताप्ती नदी पे। बैतूल पठार मध्य प्रदेश से निकलता है। उकाई परियोजना गुजरात में, काकड़ाबार परियोजना गुजरात में। दोनों कहाँ है, सब है ताप्ती नदी पे। अब हम बात करें माही नदी, तो माही नदी पे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों में कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। माही बजाज सागर डैम है राजस्थान में। इसको जो है झीलों की गंगा कहते हैं। और यहाँ पर जो है वेनेश्वर धाम मेला लगता है डूंगरपुर राजस्थान में। अन्य नदियों में बात करें तो साबरमती नदी जिस पे अहमदाबाद और गांधीनगर बसा हुआ है। मांडवी नदी गोवा में जिस पे दूध सागर जलप्रपात है। जुवाड़ी नदी मरमाऊ गोवा बंदरगाह है गोवा पे, इस पे शरावती नदी कर्नाटक में। जोग गरसोप्पा जलप्रपात है, महात्मा गांधी प्रपात भी इसको बोलते हैं। पेरियार केरल में जिस पे इडुक्की बांध है और मुल्ला पेरियर बांध है, ठीक है। इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियर बांध इस पे है। इस प्रकार से आपका नदी जो है संक्षिप्त में लगभग इतना अगर कंप्लीट करते हैं तो अच्छा खासा आपका नदी से सवाल कम छूटने